कास्टोप्रेनिक एंगल देखिए, इसके साथ कंपेयर करें, ये ठीक है, ये ब्लंट है। दो चीजों को देखना है, पीयर व्यू में करें, इसको देखिए ब्लंट है ये, इसको देखिए ये वाला ब्लंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है इस साइड में। दूसरा चीज जो आप लोगों ने एक चेस्ट एक्सरे में देखना है, वो आप लोगों ने मेनिस्कस साइन को देखना है। मेनिस्कस साइन में क्या होगा, यहाँ पे एक अपवर्ड कर्व होगा, वो अपवर्ड कर्व, ये ईयर है, यहाँ पे फ्लूइड है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा। चेस्ट एक्सरे पे दो चीजें देखनी है। अब एचआरसीटी थोड़ा दिखाई, एचआरसीटी पे बहुत टिपिकली इसका प्लूरल इफ्यूजन शो हो रहा है। एचआरसीटी इस पेशेंट की हमने की थी एचआरसीटी, वो दूसरी वाली दिखाओ, दूसरी वाली दिखाओ, ये तो मेडिस्टाइनम वाला हो गया। हाँ, इस पेशेंट की एचआरसीटी है ना, एचआरसीटी, ठीक है ना। इसी तरह पकड़ लिया, एचआरसीटी पे टिपिकली ये देखिए, यहाँ पे नीचे देखो, ये क्रीसेंट शेप, ये फ्यूजन है, ये फ्यूजन है, ये यहाँ पे फ्यूजन है। तो एचआरसीटी में क्या है, आप लोगों को प्लूरल फ्यूजन नजर आ जाएगा। इस वाले मरीज को कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया था, और कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के साथ साथ पैरानिमोनिक इफ्यूजन इसको हो गया। पैरानिमोनिक इफ्यूजन का मतलब है कि वो इफ्यूजन जो नमूने के साथ साथ हो, उसको पैरानिमोनिक इफ्यूजन कहते हैं। बाकी इफ्यूजन ये ब्रांकिएक्टेसिस के पेशेंट में भी हो सकता है, ये लंग एब्सिस के पेशेंट में भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ किस्म के मतलब और बीमारियों के साथ हो सकता है। लेकिन इस वाले पेशेंट को जो था ना, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूने की वजह से इसको पैरानिमोनिक इफ्यूजन हुआ है। यूजुअली हमारे सेटअप में जो प्रेजेंट होते हैं, तो 20 से लेकर 40% कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूने के साथ होता है पैरानिमोनिक इफ्यूजन। 20 to 40% जिसको कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है, उनको पैरानिमोनिक इफ्यूजन भी साथ साथ होगा। लेकिन अक्सर औकात वो चेस्ट एक्सरे पे शो नहीं होता जब तक कि वो डायफ्राम को क्रॉस ना करे, उसके लेवल से ऊपर तक ना आ जाए, वो उस पे शो नहीं होता चेस्ट एक्सरे पे। तो 20 to 40% पेशेंट जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के हो, उनमें पैरानिमोनिक इफ्यूजन होगा। और 10% पेशेंट जिनको पैरानिमोनिक इफ्यूजन हो, उनमें हम ड्रेनेज करते हैं 10% पेशेंट पे। बाकी इसकी जो मोर्टेलिटी है ना, मोर्टेलिटी की कितने पेशेंट इसकी वजह से डेथ तक जा सकते हैं, मर सकते हैं, तो उनके कुछ मतलब कुछ खास पेशेंट है जो पैरानिमोनिक इफ्यूजन की वजह से डेथ की तरफ जा सकते हैं। उनमें एक तो ओल्ड एज है, एडल्ट पेशेंट है, दूसरा इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यूनिटी उसकी कम है, या सीकेडी का पेशेंट है, या मेलेग्नेंसी का पेशेंट है, या पेशेंट को कोई और सीरियस को मार्बिड है, उसकी वजह से पेशेंट मोर्टेलिटी की तरफ जा सकते हैं। सीकेडी का पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो उसमें ये पेशेंट मोर्टेलिटी की तरफ, डेथ की तरफ जा सकता है। ये तो हो गई इसकी एपिडेमियोलॉजी। अब बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन की। लेकिन प्लूरल इफ्यूजन से पहले हमने नॉर्मल एनाटमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़नी है। नॉर्मली ये हमारे साथ लंग्स है ना, तो लंग्स को कवर करने के लिए 2 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है, जिसको कहते हैं प्लूरा। अब इन प्लूरा के दरमियान एक स्पेस होता है जिसको कहते हैं प्लूरल स्पेस। इस प्लूरल स्पेस में एक खास फ्लूइड होगा जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब ये प्लूरल फ्लूइड नॉर्मली 5 से लेकर 15 ml तक होगा, 5 से लेकर 15 ml तक। और इसका काम क्या है, लुब्रिकेशन, ताकि प्लूरल ड्रॉप ना हो। तो लुब्रिकेशन के लिए नॉर्मली प्लूरल इफ्यूजन 5 से लेकर 15 ml तक है। अब ये प्लूरल इफ्यूजन मतलब बनता कहाँ से है, ये जो नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड है, ये बनता कहाँ से है। विसरा, ये प्लूरा दो किस्म के है ना, एक है पेराइटल और दूसरा है विसरल। जो विसरल ऑर्गन को कवर करती है वो है विसरल, और जो एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच है वो है पेराइटल, ठीक है ना। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड है, ये विसरल वाला नहीं बनाएगा, ये पेराइटल वाला जो लेयर है ना, ये बनाएगा। अब पेराइटल में कौन बनाएगा, पेराइटल में जो सिस्टेमिक कैपिलरीज है ना, जो सिस्टेमिक वेसल्स आए हैं, उनके जो कैपिलरीज है वो नॉर्मली ये प्लूरल फ्लूइड बनाएगा। कौन बनाएगा, पेराइटल प्लूरा के जो सिस्टेमिक कैपिलरीज है वो नॉर्मली क्या बनाएगा, प्लूरल फ्लूइड बनाएगा। कितना बनाएगा, 5 से लेकर 15 ml। किस पर्पस के लिए बनाएगा, कि लुब्रिकेशन हो, लुब्रिकेशन के पर्पस के लिए, और प्लूरल रब ना हो। ये तो होगी इसकी मतलब प्रोडक्शन कहाँ से होती है। अब बात करते हैं कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैसी होगी। अगर एब्जॉर्प्शन ब्लॉक होगी फिर भी प्लूरल इफ्यूजन होगा। तो एब्जॉर्प्शन इसकी होती है थ्रू लिम्फेटिक्स, और वो लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो विसरल में नहीं है, वो भी पेराइटल में है। प्रोड्यूस भी यहाँ पे होता है और एब्जॉर्प्शन भी। प्रोडक्शन तो कैपिलरीज करते हैं, सिस्टेमिक कैपिलरीज, और एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, यहाँ का जो लिम्फेटिक सिस्टम है पेराइटल का, वो यहाँ का एब्जॉर्प्शन करेगा। ये तो इसकी मतलब प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन की बात हो गई। अब नॉर्मली इस फ्लूइड के, प्लूरल फ्लूइड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कुछ खास फीचर इसके होंगे। 2 किस्म के फीचर है, एक तो इसका फिजिकल अपीयरेंस है और दूसरा इसकी केमिस्ट्री है।
ये नॉर्मली जो फ्लूइड है ना यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड, ये स्टीराइल होगा। स्टीराइल का मतलब ये यहाँ पे जरासीम नहीं होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, ये चीजें नहीं होगी, स्टीराइल फ्लूइड होगा। दूसरा फीचर इसका ये होगा कि ये ओपेक नहीं होगा, ओपेक नहीं होगा मतलब ज्यादा थिक ये नहीं होगा। दूसरा फीचर इसका क्या है, ओपेक नहीं होगा। तीसरा फीचर इसका ये कि ये फ्री फ्लोविंग होगा, मतलब थ्रू आउट जो प्लूरल स्पेस है उसमें फ्लो करेगा, फ्री फ्लोविंग होगा। तीसरा जो इसका चौथा जो फीचर है ना, वो ये कि ये फ्री ऑफ न्यूट्रोपिल होगा, यहाँ पे न्यूट्रोपिल नहीं होंगे। ये तो हो गए इसके कुछ खास फीचर। स्टीराइल होगा, जरासीम इसमें नहीं होंगे, ओपेक नहीं होगा, फ्री फ्लोइंग मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी फ्लो फ्री होगी, किसी खास जगह पे ये रोकेगा नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री की। यहाँ पे जो प्रोटीन होगा ना, प्रोटीन कंटेंट वो 1.5 ग्राम से कम होगा। प्रोटीन यहाँ पे कितना होगा, प्लूरल फ्लूइड में 1.5 ग्राम से कम होगा। पीएच की बात करें तो वो तकरीबन 7.60 अल्कलाइन पीएच होगा, 7.60 तक होगा। प्रोटीन 1.5 से कम है, पीएच इसका कितना होगा, 7.60। ग्लूकोज की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा वो सीरम ग्लूकोज के बराबर होगा, मतलब आप 60 तक इसको ले लें, 60 तक। सीरम ग्लूकोज और प्लूरल ये नॉर्मली दोनों बराबर होते हैं। प्रोटीन 1.5 ग्राम से कम, पीएच 7.60, ग्लूकोज सीरम के बराबर 60 से नॉर्मली 60 तक हो गया, 60 से ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। बाकी यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह और ये चीजें नहीं होंगी। यहाँ पे जो एलडीएच लेवल है ना, एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का जो लेवल है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का लेवल नॉर्मली इस वाले फ्लूइड में 1000 से कम है। कितना होगा, लेस देन 1000 होगा। ये तो इसकी नॉर्मल केमिस्ट्री थी और नॉर्मल इसकी फीचर थी। अब बात करते हैं इसकी मतलब स्टेजेस की, कि कितने स्टेजेस में पैरानिमोनिक इफ्यूजन आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये डायरेक्टली रिस्पिरेटरी फेलियर के साथ आ जाए, कुछ स्टेजेस होंगे, उससे आगे जाके फिर ये रिस्पिरेटरी फेलियर में जाएगा। जो पहला फेज है ना उसको कहते हैं एक्सुडेटिव फेज। एक्सुडेटिव फेज या सिंपल याद रखिए अनकॉम्प्लिकेटेड, किसी भी कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं आया। अब एक्सुडेटिव फेज में क्या होगा, एक्सुडेटिव फेज में ये लंग है ना, पूरा का पूरा लंग है, ठीक है ना। लंग में यहाँ पे हो गया, इस वाले लूब में हो गया नमूनिया, या यहाँ पे नमूनिया, यहाँ पे नमूनिया, किसी लूब में हो गया नमूनिया, लोबार नमूनिया है, पूरा लंग इन्वॉल्व है, ठीक है ना। या ब्रांको नमूनिया है, नमूनिया लंग में हो गया, लंग के पेरेंकाइमा में, ये लंग के टिश्यू से पेरेंकाइमा, और ये प्लूरा है, ये बाहर है लंग से। तो यहाँ पे हो गया नमूनिया। अब नमूनिया की वजह से क्या होगा, यहाँ के जो कैपिलरीज है ना उनकी परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि वो चीजें ज्यादा उससे लीक कर जाएंगे। मेनली एक्सुडेटिव फेज में जो चीज लीक होगा वो होगा प्रोटीन। नमूनिया हो गया, उसकी वजह से कैपिलरीज की परमिएबिलिटी ज्यादा हो गई, अब लीकेज स्टार्ट हो गया। प्लूरल स्पेस में क्या हो गया, इन कैपिलरी से लीकेज स्टार्ट हो गया। मेन लीकेज किस चीज का होगा, प्रोटीन का। प्रोटीन की क्वालिटी है कि वो अपने साथ वाटर को भी ले आता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन लीक हो गया, प्रोटीन के साथ वाटर भी आ रहा है, तो प्लूरल फ्लूइड जो है ना वो उसका अमाउंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। इस वाले पेज में क्या होगा, एक्सुडेटिव में बैक्टीरिया नहीं आएगी, इस वाले पेज में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा और वो अपने साथ वाटर लेगा सिस्टमिक कैपिलरी से। एक्सुडेटिव पेज में जो फीचर्स होंगे वो ये होंगे, तकरीबन नॉर्मल होंगे। स्टीराइल होगा, न्यूट्रोफिल नहीं होंगे, बैक्टीरिया यहाँ पे अभी नहीं आया, ठीक है ना, और ओपेक नहीं है। ये तो इसके नॉर्मल फीचर। केमिस्ट्री क्या होगी, वही सेम, प्रोटीन 1.5 से ज्यादा हो जाएंगे, पीएच 7.60 तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। 7.60 से क्या होगा, पीएच थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सुडेटिव फेज में सीरम ग्लूकोज वो 60 से ज्यादा होगा और एलडीएच लेवल 1000 से कम होगा। एक्सुडेटिव फेज तो हो गया, ये अनकॉम्प्लिकेटेड फेज है, इसमें कुछ भी मरीज को मतलब कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा जो फेज है उसको कहते हैं फाइब्रिनो प्यूरलेंट फेज। फाइब्रिनो प्यूरलेंट फेज है, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं। सिंपल, फाइब्रिनो प्यूरलेंट में दो बातें आएगी, एक यहाँ पे फाइब्रिन की डिपोजिशन होगी, दूसरा यहाँ पे पस ज्यादा होगा। दो चीजें, पहले स्टेज पे हमने ट्रीटमेंट किया या ट्रीटमेंट को रिस्पांस नहीं या ठीक तरह से हमने ट्रीट नहीं किया, पेशेंट जाएगा दूसरे फेज में जो है कॉम्प्लिकेटेड फेज, फाइब्रिनो प्यूरलेंट फेज में। अब कॉम्प्लिकेटेड फेज में क्या होगा, इधर बैक्टीरिया थी, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, वो इन्वेट कर गई, प्लूरल स्पेस में आ गई, प्लूरल स्पेस में आ गई, अब मसला बनेगा। जब ये बैक्टीरिया आ गई प्लूरल स्पेस में, तो जैसे ही बैक्टीरिया आ गई, बॉडी ने डिटेक्ट कर दिया कि बैक्टीरिया आ गई प्लूरल स्पेस में, नॉर्मली तो यहाँ पे नहीं होता, अब बॉडी ने न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे भेज दिए, न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट होगी प्लूरल स्पेस में, क्या हो गई, न्यूट्रोफिल्स आ गए। जब न्यूट्रोफिल्स आ गए तो उन्होंने इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज किया,
इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन ज्यादा हो गए, उनमें मेनली 18 अल्फा याद रखिए, 18 अल्फा। 18 अल्फा का मतलब यह है कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8 और टीएनएफ अल्फा, ये तीनों साइटोकाइंस रिलीज हो जाएंगे। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8 और टीएनएफ अल्फा, ये तीनों साइटोकाइंस न्यूट्रोफिल्स की वजह से रिलीज हो गई। अब जब ये साइटोकाइंस रिलीज हो गई तो कोagulation कैस्केड ऑन हो जाएगा। कोagulation कैस्केड ऑन हो गया, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे पस के साथ साथ फाइब्रिन की डिपोजिशन भी स्टार्ट हो जाएगी। फाइब्रिन की डिपोजिशन स्टार्ट होगी, पस के साथ साथ अब क्या आ गया, फाइब्रिन की डिपोजिशन स्टार्ट हो गई। ये तो हो गई उसका कॉम्प्लिकेटेड या फाइब्रिनो प्यूरलेंट पेस। अब इस पेस में फीचर क्या होगी और केमिस्ट्री क्या होगी। फीचर में क्या होगा, अब ये जो ल्यूरल फ्लूइड है ये स्टेराइल नहीं रहा, क्योंकि इसमें आ गए बैक्टीरिया या वायरस या फंगस, ये स्टेराइल नहीं रहा। पहले तो यह बैक्टीरिया इन्वाइट कर गई, दूसरे उसकी ओपेसिटी ये और भी ओपेक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, इसकी ओपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। तीसरा ये होगा कि ये फ्री ज्यादा नहीं होगा, होगा लेकिन ज्यादा फ्री नहीं होगा, कभी कभार इधर पे रुक जाएगा, कभी इधर रुक जाएगा, ज्यादा फ्री नहीं होगा। और चौथा फीचर ये है कि यहाँ पे आप जब ग्राम स्टेनिंग करोगे या कल्चर, वो पॉजिटिव होगा। ग्राम स्टेन और कल्चर एक्सुडेटिव फेस में पॉजिटिव हो सकता है। अब इस वाले केस में एंटीबायोटिक से भी पेशेंट ठीक होता है, लेकिन ड्रेनेज भी कभी कभार हम कर लेते हैं। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सुडेटिव फेस में पीएच है ना, वो कम हो जाएगा। पीएच क्या होगा, एसिडिक की तरफ आ जाएगा। पीएच 7.20 से कम हो गया। बैक्टीरिया विल ईट ग्लूकोज, ये तो सिंपल प्रिंसिपल है। ग्लूकोज का लेवल भी 60 से कम हो जाएगा प्यूरलेंट फेज में। न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ पे है, स्टीराइल भी ये नहीं रहा। तीसरा काम क्या होगा, जो प्रोटीन है वो तो ऑलरेडी 1.5 से ज्यादा होगी। प्रोटीन के अलावा यहाँ पे जो एलडीएच का लेवल है ना, एलडीएच वो 1000 से एक्सीड कर जाएगा। अब एलडीएच भी ज्यादा होगी। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, प्यूरलेंट फेज की केमिस्ट्री में 4 बातें गई, पीएच कम, ग्लूकोज कम, बैक्टीरिया ईट ग्लूकोज, एलडीएच ज्यादा हो गया, और न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ पे है। प्यूरल फेज पे अगर हमने रोक न लिया पैरानिम्यूनिक इफ्यूजन को, ये जाएगा एक और फेज में जिसको कहते हैं एम्पाइमा थोरेसिस। एम्पाइमा थोरेसिस लास्ट स्टेज है। एम्पाइमा थोरेसिस में क्या होगा, ये प्लूरल स्पेस है, यहाँ पे फाइब्रिन की बहुत ज्यादा डिपोजिशन, फाइब्रिन फाइब्रिन और पास, फाइब्रिन पास, पूरा फाइब्रिन पास होगा। इस फाइब्रिन पास की वजह से क्या होगा, ऐसे सेप्टेशंस बन जाएगी लंग में, प्लूरल स्पेस में सेप्टेशंस बन जाएगी या लकोलेशन हो जाएगी। खास खास जगहों पे वो पास और फाइब्रिन डिपोजिशन होगा, खास खास जगहों पे, ठीक है ना। सेप्टेशन हो गई और फाइब्रिन की डिपोजिशन हो गई, इसकी वजह से अब ये लंग हो गया ट्रैप। क्या हो गया, लंग ट्रैप हो गया, अभी एक्सपेंड नहीं कर सकता। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं पेशेंट करेगा, बहुत तकलीफ होगी, और एक्सपेंशन नहीं होगी लंग की एक्सपेंशन नहीं हुई तो इसको हम कहते हैं रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो इम्पाइमी की वजह से क्या हो गया, फाइब्रिन आ गया, पस आ गया, अब ये एक्सपेंड नहीं हो सकता। एक्सपेंड नहीं हो सकता तो लंग ट्रैप हो गया, यहाँ पे पूरा फील्ड फाइब्रिन का बन गया। और उसके बाद क्या होगा, रिस्पायरेटरी फेलियर। अगर हमने पेशेंट को इस स्टेज पे नहीं रोका, ड्रेन नहीं की इसकी, और मतलब जो मैनेजमेंट है वो नहीं की, तो पेशेंट क्या हो जाएगा, रिस्पायरेटरी फेलियर में चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो हो गई इसकी लास्ट फेज। लास्ट फेज में क्या होगा, वही प्रोटीन ज्यादा होगा और फ्रांक पस होगा। क्या होगा, फ्रांक पस। फ्रांक पस का मतलब ये है, इसको मैं थोड़ा इस तरह प्रोनाउंस करता हूँ। फ्रांक पस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पस होगा ना, वो थिक ओपेक पस होगा, थिक ओपेसिटी इसकी होगी। पैरानिम्यूनिक इफ्यूजन की स्टेजेस की बात हो गई। अब बात करते हैं कि पैरानिम्यूनिक इफ्यूजन के काजेस क्या है, मतलब व्हाट काज इट यार पैरानिम्यूनिक इफ्यूजन। तो यूजुअली इसके नमूने के साथ होते हैं तो 3 काजेस हो सकते हैं। या तो यूजुअली कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होगा, और एनारोब्स होंगे। एनारोब्स, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया वो नमूनिया है जो कि अस्पताल में आने से पहले इसमें पेशेंट को नमूनिया हो गई, या अस्पताल के एडमिशन, अस्पताल में एडमिट हो गया और 48 घंटे के अंदर अंदर इसको नमूनिया हो गया, ये क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है। अब इसके बाद जो नमूनिया होगा वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होगा, ठीक है ना। वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया भी हो सकता है। टिपिकल एटिपिकल टाइप्स की बात नहीं करते, मेन टॉपिक हमारा है पैरानिमोनिक इफ्यूजन। टाइम मिला तो उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है एनारोब्स। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है उसको आप लोगों ने याद रखना है, ट्रिपल एस एच। ट्रिपल एस एच, ट्रिपल एस का मतलब है मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। दूसरा जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, और तीसरा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस।
स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बहुत डेंजरस है, उसकी वजह से नेक्रोटाइजिंग नमूनिया होगा, ठीक है ना। तो ट्रिपल एस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया मोस्ट कॉमन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस भी हो सकता है और स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी। और लास्ट नंबर एच है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये तो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है, अस्पताल में एडमिट कर दिया 48 आवर पेशेंट क्या हो गई, उसके बाद नमूनिया हो गया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। काजेज इसके क्या क्या होंगे, काजेज इसके यूजुअली होते हैं, सुडोमोनास का नाम तो सुना होगा, सुडोमोनास जो कि स्ट्रक्चरल आर्टिफैक्ट ज्यादा करते हैं, डिफेक्ट, सुडोमोनास, क्लेप्सिला, एंटीरो बैक्टीरिया, सुडोमोनास, क्लेप्सिला, एंटीरोबैक्टीरिया और एक और है जिसका मैं नाम भूल गया। ये चार आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। सुडोमोनास, क्लेप्सिला, एंटीरोबैक्टीरिया की वजह से क्या हो गया, इस पेशेंट को अस्पताल में नमूनिया हो गया। अब एनारोब्स हमने कब सस्पेक्ट करने हैं, अगर इस पेशेंट को है लंग एब्सिस, पैरेंकाइमा में एब्सिस है, उसको हम ड्रेन नहीं करेंगे। रिमेंबर, दो एब्सिस उसको ड्रेन नहीं करना, फर्स्ट अगर ब्रेन में हो और दूसरा लंग के पैरेंकाइमा में हो, टिश्यूज में, उसको हमने ड्रेन नहीं करना। लंग एब्सिस अगर इस पेशेंट को है तो हम सस्पेक्ट करेंगे एनारोब्स की वजह से हुआ है। और अगर इस पेशेंट ने स्ट्रोक का पेशेंट है, ऐसे लेटा था, घर वालों ने कुछ दिया है, इंस्पायरेशन हो गई है, इस पेशेंट को इंस्पायरेशन नमूनिया, देन वी विल सस्पेक्ट एनारोब्स, ठीक है ना। ये तो इसके काजेस की बात हो गई। अब प्रेजेंटेशन क्या क्या फीचर्स होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, यूजुअली सिम्टम्स क्या होगा, पेशेंट को प्रोडक्टिव कब था, इस पेशेंट को प्रोडक्टिव कब था और उसके रस्ट कलर स्पोटम था और ये 15 डेज से था। प्रोडक्टिव कप के साथ साथ इस पेशेंट को चेस्ट पेन था, ये कह रहा था कि मुझे राइट साइडेड ड्रिप्स पे बहुत ज्यादा पेन है, इसका राइट साइड प्लूरल इफ्यूजन है तो यहाँ रिप्स पे बहुत ज्यादा पेन उसको होता है, प्लांग पेन, रिप्स पेन, ये राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन के साथ होता है। प्रोडक्टिव कप इसमें था 15 डेज से, रस्ट कलर स्पोटम था, ठीक है ना। तकरीबन हाफ कप जो होता है उसके अमाउंट में था, इसके साथ इसको चेस्ट पेन था, रिब्स वाला पेन था इस पेशेंट को, शर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, फीवर था कई दिनों से, इसको मलेज भी था, मतलब डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हूँ वो वाला कंडीशन। इसके अलावा इसको हेडेक भी था और जनरलाइज बॉडी एक्स भी थे और ब्लड प्रेशर तो इसका ज्यादा आ रहा था, ठीक है ना। ये तो हो गई इसकी जनरल प्रेजेंटेशन। अब एम्पाइमा में अगर लास्ट स्टेज है, उसमें 3 टिपिकल चीजें याद रखनी है। पेशेंट कहेगा इसका वजन कम, अटेंडेंट कहेंगे पेशेंट का वजन कम होता जा रहा है, वेट लॉस, और अक्सर औकात हम क्या करते हैं, ट्रीट एज टीबी, टीबी नहीं, एम्पाइमा में पेशेंट का वेट लॉस होगा, वजन उसका कम हो। दूसरा क्या होगा, सीधा पेशेंट को देखोगे टॉक्सिक अपीयरेंस होगा, इल लुकिंग पेशेंट होगा, टॉक्सिक अपीयरेंस होगा। वेट लॉस पेशेंट का होगा, पेशेंट को इम्पाइमा के केस में टॉक्सिक अपीयरेंस। और तीसरा ये जो भी एंटीबायोटिक दे दो, आप कहते हैं मैंने तो टेंजो दे दी, मेरोपेनिम दे दी, रिस्पांस नहीं आ रहा, रिस्पांस नहीं आ रहा तो इट मींस पे क्या है, थर्ड लास्ट स्टेज एम्पाइमा, उसमें पेशेंट चला गया है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन की बात होगी, अब बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन पे आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखनी, सिंपल आ जाए, बेड साइड पे खड़ा हो जाए, पेशेंट की बहुत ज्यादा चीजें, मतलब सिंपल पेशेंट को आप देखें ना वो भी आपको बहुत ज्यादा चीजें बता देती है। इस केस में क्या होगा, पेशेंट इल लुकिंग होगा, स्वेटिंग उसको हो सकती है, हाँ इसके टेम्परेचर को चेक करे, फिब्राइल होगा, बीपी को चेक करे, ये तो हाइपरटेंसिव था, अक्सर औकात बीपी लो होगी। पेशेंट अगर ओल्ड एज में है तो कंफ्यूज होकर कर्ब 65 आप लोग के साथ से वो लास्ट में बताता हूँ, ठीक है ना। पेशेंट क्या होगा, फीवर होगा, पेशेंट को बॉडी एक्स होंगे, येलो किंग होगा, टॉक्सिक होगा, ये तो इसकी जनरल प्रेजेंटेशन की बात हो गई। अब जनरल प्रेजेंटेशन के बाद क्या हो सकती है, इसको इनिमिया भी साथ साथ, उसके लिए भी आप लोग पेलर को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 4 चीजों को याद रखना है एग्जामिनेशन में, चेस्ट एग्जामिनेशन में, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, डायरेक्टली चेस्ट एक्सरे की तरफ न जाए। इंस्पेक्शन में 2 चीजों को देखना है, ठीक है ना। एक तो वो टॉक्सिक लोग के लिए फिब्राइल, इन चीजों के लिए देख लिया। बाकी जब आप देखोगे ना तो जिस साइड पे प्लूरल इफ्यूजन है, उस साइड की जो वो है मोमेंट है वो कम होगी, जिस साइड पे प्लूरल इफ्यूजन है उस साइड की चेस्ट मोमेंट कम होगी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट टिकअप में भी हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ भी आ सकता है, ये तो इंस्पेक्शन हो गया। पल्पेशन में 2 चीजों को याद रखना है, एक तो जब आप उसका चेस्ट एक्सपेंशन चेक करोगे ना, चेस्ट एक्सपेंशन, तो चेस्ट एक्सपेंशन कम हो जाएगा। दूसरा जब आप वोकल पैरामीटर्स के लिए चेक करोगे, पेशेंट को बताओगे 3-3 बोलो, 3-3 बोलो, जब वो 3-3 बोलेगा वो आवाज जो नॉर्मली होता है ना वो कम होगा इन पेशेंट में। पल्पेशन के बाद आता है तीसरा स्टेप परकशन का, जहाँ पे आप सस्पेक्ट कर रहे हो उसी लोब को आप परकस करें, वहाँ पे टिपिकली स्टोनी डलनेस होगा परकशन पे। जब आप यहाँ पे ऐसे परकस करोगे ना चाचा, आपको इस कोई तकलीफ नहीं होगी इससे, ठीक है ना। जब यहाँ पे आप परकस करोगे तो क्या होगा, स्टोनी डलनेस होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, स्टोनी डलनेस होगा प्लूरल इफ्यूजन में। और लास्ट में अस्कल्टेशन है, स्टेथोस्कोप रख ले इसके ऊपर और देख ले, रेजोनेंस कम होगा, ब्रेथ साउंड्स पेशेंट के कम होगा। ये तो हो गया इसका
एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन के अलावा आप लोगों ने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन पे जाना है। क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पास पहले क्या करें, सीबीसी। सीबीसी में आप लोग देखोगे टीएलसी विल बी राइज्ड, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस ईसार करोगे, इस पेशेंट का 120 115 आ रहा था, ईसार विल बी राइज्ड, नॉन स्पेसिफिक है लेकिन राइज होगा। तीसरा है सीआरपी, सीआरपी विल बी राइज्ड। सीआरपी इस पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए, क्यों मेडिसिन को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं या नहीं, मॉनिटरिंग के लिए, सेवेरिटी कितने है उसके लिए हमने सीआरपी करना है। सीबीसी ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है ना। इसकी ईएसआर राइज, सीआरपी एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, वो भी राइज है। फिर आप लोग डायरेक्टली जंप करें चेस्ट एक्सरे को। चेस्ट एक्सरे पे क्या होगा, इस पेशेंट की चेस्ट एक्सरे आप दिखाए जरा। हाँ, चेस्ट एक्सरे पे इस पेशेंट को टिपिकली है कंसोलिडेशन, राइट साइडेड कंसोलिडेशन है मेडल लोब में, राइट साइडेड कंसोलिडेशन होंगे। और यहाँ पे जो चेस्ट एक्सरे में आप लोगों ने दो चीजें देखना है। अब इसको तो है नमूनिया, वो शो नहीं हो रहा ज्यादा, जो प्लूरल इफ्यूजन है ना वो शो नहीं हो रहा, अल्ट्रासाउंड HRCT पे है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप लोगों ने दो चीजों को देखना है, एक यहाँ पे एंगल को देखो, वो ब्लंट होगा, उसके साथ हाँ कास्टोप्रेनिक एंगल देखिए, इसके साथ कंपेयर करें, ये ठीक है ये ब्लंट है। दो चीजों को देखना है, पीयर व्यू में करें, इसको देखिए ब्लंट है ये, इसको देखिए ये वाला ब्लंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है इस साइड में। दूसरा चीज जो आप लोगों ने एक चेस्ट एक्सरे में देखना है, वो आप लोगों ने मेनिस्कस साइन को देखना है। मेनिस्कस साइन में क्या होगा, यहाँ पे एक अपवर्ड कर्व होगा, वो अपवर्ड करो, ये ईयर है यहाँ पे फ्लूइड है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा। चेस्ट एक्सरे पे दो चीजें देखनी है। अब HRCT थोड़ा दिखाए, HRCT पे बहुत टिपिकली इसका प्लूरल इफ्यूजन शो हो रहा है। HRCT इस पेशेंट की हमने की थी HRCT, वो दूसरी वाली दिखाओ, दूसरी वाली दिखाओ, ये तो मेडिस्टाइनम वाला हो गया। इस पेशेंट की HRCT है ना, HRCT ठीक है ना, इसी तरह पकड़ लिया। HRCT पे टिपिकली ये देखिए, यहाँ पे नीचे देखो, ये क्रीसेंट शेप, ये फ्यूजन है, ये फ्यूजन है, ये यहाँ पे फ्यूजन है। तो HRCT में क्या है, आप लोगों को प्लूरल फ्यूजन नजर आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे पेशेंट में अगर ओल्ड एज है, हाइपरटेंसिव है, बीपी मॉनिटरिंग करो, ये चीजें। इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे किया, HRCT कर दिया। इसके अलावा आप अगर आस्मा या COPD के लिए सस्पेक्ट कर रहे हो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी आप इस पेशेंट का कर सकते हो, लेकिन वो मतलब उसकी जरूरत इस पेशेंट में नहीं आएगी। HRCT भी आपने कर ली, इन्वेस्टिगेशन भी आपने कर ली। उसके बाद आप लोगों ने एक स्कोर कैलकुलेट करना है OPD में, जिसको कर्व 65 कहते हैं। कर्व 65 के बेस पे आपने डिसाइड करना है पेशेंट को एडमिट करना है, ट्रीटमेंट कौन सी देनी है, सिविरिटी क्या है। कर्व 65 में मेनली आप लोगों ने कंफ्यूजन, ओल्ड एज का पेशेंट किस चीज के साथ आएगा, यूटीआई है या नमूनिया, कंफ्यूजन के साथ। दूसरा ब्लड यूरिया को देखोगे, वो 30 से ज्यादा होगा, ब्लड यूरिया ज्यादा होगा। रिस्पायरेटरी रेट देखोगे, वो 30 से ज्यादा होगा, हर एक का 1 1 स्कोर है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी रेट इसका ज्यादा होगा। ब्लड प्रेशर को चेक करोगे, हाइपोटेंसिव होगा, ये ऑलरेडी हाइपोटेंसिव है, इस्केमिक हार्ट डिजीज का है, वो नहीं बता रहा। यूजुअली नमूने के साथ क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। और एज इसका 65 है, 0 to 1 है, पेशेंट को आउट पेशेंट है, घर पे इसको ट्रीटमेंट दे दे। 1 to 2 है, कंसिडर एडमिशन, सिविरिटी को देखो, क्लिनिकल स्टेटस को देखो। और 3 to 4 है, पेशेंट को अस्पताल में एडमिट करें। अब आप लोगों ने इस पेशेंट का वो कर दिया, ये तो हो गई जनरल इन्वेस्टिगेशन। इसका आप लोगों ने कर लिया थोरेकोसेंटेसिस। क्या कर लिया, थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस हम दो किस्म के करते हैं, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक। डायग्नोसिस के लिए करते हैं और इलाज के लिए। डायग्नोसिस में हमने क्या कर दिया, अगर 10 ml से ज्यादा है न्यू फ्लूइड, ठीक है ना, तो उसके लिए हमने फिर उसके लिए करना है, थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए करना है। डायग्नोस्टिक में आपने फ्लूइड ले लिया, वो फ्लूइड आपने भेज लिया। फ्लूइड में आप लोग देखोगे, LDH देखोगे, सीरम ग्लूकोज देखोगे, उसकी अगर प्रेगनेंसी के लिए सस्पेक्ट कर रहे हो, साइटोलॉजी देखोगे, ग्राम कल्चर कर सकते हो, ग्राम स्टैनिंग कर सकते हो, कल्चर उसका कर सकते हो। ये सारी चीजें आप लोगों ने किस चीज के लिए करना है, प्लूरल ट्यूब की जो थोरेकोसिंथेसिस करते हो ना, उसके बाद करना है। अब थोरेकोसिंथेसिस ये तो हो गए वो डायग्नोस्टिक। थेरेप्यूटिक में अगर आप कहते हो कि इसका बार बार रिकरेंट है, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन बेटर इज दैट कि आप लोग या तो ट्रेन स्टॉप हो या अल्ट्रासाउंड गाइडेड करें, ऐसे ना करें आप, ठीक है ना। ट्रेन स्टॉप या अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्या करें, इसकी एक्सपायरेशन करें, जो प्लूरल ट्यूब है उसकी। इसके अलावा अगर चेस्ट ट्यूब की अपनी इंडिकेशन है, सिम्टोमेटिक है, पेशेंट को बहुत ज्यादा है, बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चेस्ट ड्रेन डाले, ठीक है ना। चेस्ट ड्रेन से वो बाहर की तरफ जाएगी और पेशेंट की मतलब सारे सिम्टम टाइम के साथ साथ इम्प्रूव हो जाएगी। चेस्ट ड्रेन आपने डाल दिया, उससे भी नहीं हुआ, तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन है VATS, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी। वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी एक और सर्जरी भी है,
ये तो वो मैनेजमेंट हो गया। अब मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन में आप लोगों ने इसको, मेडिसिन से पहले लाइट क्राइटेरिया की बात करते हैं। लाइट क्राइटेरिया हम देखते हैं कि ये जो प्लूरल इफ्यूजन है ये एक्सुडेटिव है या ट्रांसुडेटिव। एक्सुडेटिव होगा लोकल जो काज है टीबी, नमोनिया, ब्रांकिएक्टेसिस, इसकी वजह से जो इफ्यूजन होगा वो एक्सुडेटिव होगा। एक्सुडेटिव में जब आप और जो दूसरा है ना सिस्टमिक कोई काज है उसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन है, उसको कहते हैं ट्रांसुडेटिव। एक्सुडेटिव जो लाइट क्राइटेरिया है वो मेनली एक्सुडेटिव को फाइंड करने के लिए। लाइट क्राइटेरिया में हम चंद चीजें देखते हैं। पहले देखो दो चीजें मेनली देखो, प्रोटीन इसका क्या होगा, जो सीरम प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन है और जो सीरम प्रोटीन है उसका जो रेशियो है वो 5 से ज़्यादा होगा, पी पर 5 से ज़्यादा होगा। और एलडीएच का लेवल देखो तो प्लूरल फ्लूइड एलडीएच सीरम की एलडीएच से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 0.6 से ज़्यादा होगा। मेनली ये दो चीज़ें देखिए, अगर ये दो कन्फर्म है, ये क्या है, एक्सुडेटिव है, ठीक है ना, कोई लोकल काज है, नमोनिया टीबी है, उसकी वजह से हो गया है। ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव की बात यहाँ पे खत्म हो गई। लाइट क्राइटेरिया की मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट काजेटिव है, किस चीज़ की वजह से उसको ट्रीट करेंगे। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है चैप, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया है और इनरोब्स है, तीनों क्या डिफरेंट है। पहले तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा खराब है उसको एडमिट करे, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें देख ले, ऑक्सीजन उसको लगा ले, नेबुलाइजेशन उसकी करे, ठीक है ना, एबीसीडी वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करे। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूने तो यूजुअली बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया में हमने वो चार मेनली पढ़ लिए ना, चार और भी है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए आप लोगों ने यूजुअली जो देना है ना, फर्स्ट लाइन पे सेफ्ट्राइक्सोन, एजोमैक्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन। सेफ्ट्राइक्सोन, एजोमैक्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूने के लिए तीन फर्स्ट चॉइस ऑप्शन है आप लोगों के साथ, ठीक है ना। मैक्रोलाइड्स में एजिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स जो रेस्पिरेटरी है, लीवोफ्लॉक्सिसिन, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं लेकिन सेलेक्टेड पेशेंट में, ठीक है ना। ये तो होगी उसकी कम्युनिटी एक्वायर्ड की। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूने के लिए कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूने के लिए आप एम्पिसिलिन सल्बेक्टम भी दे सकते हैं। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूने है तो उसमें फिर लोकल रेजिस्टेंस को देखो, पेशेंट ने पहले से एंटीबायोटिक लिए, कल्चर पे रिजल्ट क्या रहे, उसके बेस पे आप लोगों ने थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना है, ठीक है ना। और लास्ट है इनरोब्स। इनरोब्स में एम्पिसिलिन सल्बेक्टम भी दे सकते हैं और फ्लैजिल भी दे सकते हैं। और फिर देखे पेशेंट की कंडीशन को, सीआरपी, चेस्ट एक्सरे, ये मॉनिटरिंग करे बीपी वगैरह की, और फ्यूर के लिए देखिए। उस मॉनिटरिंग के बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि पेशेंट को हमने यहाँ पे रखना है या घर को ले जाना है।